अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज टॉपिक 6.5 सॉलिबिलिटी। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 विच इज सॉल्यूशंस। और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू सॉल्यूशंस विच इज टॉपिक 6.5 सॉलिबिलिटी। सो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं विद डेफिनेशन ऑफ सॉलिबिलिटी। Solubility is defined as the number of grams of solute dissolved in 100 gram of solvent to prepare a saturated solution at a particular temperature. आपको याद होगा कि वर्ड solubility is not new for you. हमने ये वर्ड इसी चैप्टर में हमारे इनिशियल लेक्चर्स में डिस्कस किया है। When we were discussing about saturated and unsaturated solutions, we discussed little bit about solubility as well. Solubility is basically going to tell us that how much amount of solute is going to be dissolved in a fixed amount of solvent. यानी कि किसी solute की कितनी मिकदार soluble होगी एक fixed amount of solvent में to make it a saturated solution. Saturated solution मतलब एक ऐसा solution जिसमें आप मज़ीद solute add नहीं कर सकते at the same temperature. अब अगर हम नज़र डालें इस डेफिनेशन की तरफ तो यू कैन सी दैट सॉलिबिलिटी होगी ग्राम्स में, और ये ग्राम्स होंगे फॉर सोल्यूट जो कि डिजॉल्व हो सकते हैं इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब जब भी हम किसी चीज़ की सॉलिबिलिटी को राइट करते हैं सो वी आर ऑलवेज गोइंग टू राइट इट अकॉर्डिंग टू 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, सोल्यूट कोई भी हो सकता है। व्हेन वी से सॉल्वेंट तो उसमें वाटर, अल्कोहल, एसीटोन, ईथर, कोई सा भी सॉल्वेंट हो सकता है, और सोल्यूट कुड बी एनी सॉल्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स सोल्यूट दे आर प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म एंड सॉल्वेंट दे आर प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। यहाँ जो पर्टिकुलर टेम्परेचर का वर्ड है वो इस डेफिनेशन को कंप्लीट करता है। विदाउट दिस वर्ड पर्टिकुलर टेम्परेचर दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट। और उसकी रीज़न ये है कि सॉलिबिलिटी और टेम्परेचर ये आपस में कोई रिलेशन रखते हैं, और इस रिलेशन को हम अपने आने वाले लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ सॉलिबिलिटी को हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एज वी जस्ट हैव कनेक्टेड द वर्ड सॉलिबिलिटी विद सैचुरेटेड सोल्यूशन, सो देखते हैं कि इसको सैचुरेटेड सोल्यूशन की टर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज रेफर्ड टू एज सॉलिबिलिटी ऑफ द सोल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट। यानी कि अगर आपको ये पता चल जाए कि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व करने से बना है इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट, तो वही अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगी उसकी सॉलिबिलिटी। सो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन वो भी हो सकती है एक सॉलिबिलिटी, और ये स्टेटमेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर देखें कि सॉलिबिलिटी किस चीज़ से अफेक्ट हो सकती है, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी, तो उसमें हमारे पास देयर आर 3 मेजर फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज लाइक डिसॉल्व लाइक, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सॉलिबिलिटी एज वेल। सेकेंड इज सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, एंड थर्ड इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हम इन तीनों फैक्टर्स को डिटेल में वन बाय वन स्टडी करेंगे, एंड पर्टिकुलरली इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर 2 factors which are number 1 which is about the principle of solubility, जिसमें हम पढ़ेंगे कि like dissolve like होता है, like polar and non-polar का relationship, और second factor which is about solute solvent interaction. As we know that a solution is always formed when 2 components are mixed together, 2 different types of components are mixed together which are solute and solvent. So उन दोनों की interaction बहुत हाईली अफेक्ट कर सकती है सॉलिबिलिटी को। सो उसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। सो चलते हैं हमारे फर्स्ट फैक्टर की तरफ विच इज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉलिबिलिटी। अब अगर देखा जाए कि कोई चीज़ किस चीज़ में हल होगी, कौन सा सॉल्यूट किस सॉल्वेंट में हल होगा, तो वो डिपेंड करता है इस एक फ्रेज पे। अगर आप ये फ्रेज देखें सो इट सेज दैट लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक का मतलब होता है एक तरह का, यानी कि एक तरह की चीज़ें ही अपने जैसी ही चीज़ों में डिसॉल्व होती हैं। ये फ्रेज केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है। अब
अब हमें नहीं पता कि केमिस्ट्री में कितनी तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन वी नो दैट यूजुअली वी विल कैटेगराइज द कंपाउंड्स और आर सब्सटेंसेस इनटू टू थिंग्स। वो हो सकते हैं पोलर या फिर नॉन पोलर। पोलर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं विच विल रिप्रेजेंट सम चार्ज ऑन देम, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उन पे। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रॉपर चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्शियल चार्ज भी हो सकता है। इन केस ऑफ आयंस वो हमेशा होता है प्रॉपर चार्ज, कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। मगर इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड स्पेसिफिकली पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, उसमें चार्ज तो होता है प्लस माइनस, ऑपोजिट चार्ज तो प्रेजेंट होता है, मगर वो चार्ज पार्शियल होता है। इट्स नॉट द कंप्लीट ट्रांसफर। इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ज्यादा खिंच जाता है। अब लाइक डिसॉल्व लाइक के 3 रूल्स हैं और इसे आपको 3 स्टेप्स में ही लर्न करना है। फर्स्ट इज द आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। अब यहां बात हुई आयनिक सब्सटेंसेस की, जो कि बनती हैं आयनिक बॉन्ड के बाद, और उसमें होगा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और पोलर में भी होगा पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, यानी इनको आप सिर्फ उन्हीं लिक्विड्स में डिसॉल्व कर सकते हैं जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब जरा याद करें हमारा प्रीवियस चैप्टर, हमने डिटेल में डिस्कस किया था अबाउट द पोलैरिटी, और उसमें हमने मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स को भी डिस्कस किया, लाइक वाटर। वाटर इज अ हाईली पोलर सॉल्वेंट। जब भी आपसे पोलर सॉल्वेंट की एग्जाम्पल मांगी जाएगी या फिर कहीं पे भी आपको पोलर सॉल्वेंट यूज करना है और आपको कोई चीज याद नहीं आ रही, तो कीप वन थिंग इन योर माइंड विच इज वाटर। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट because there is hydrogen attached with a highly electronegative atom which is oxygen. So there is electronegativity difference. So because of that there is hydrogen bonding present between the molecules of water. So अगर hydrogen bonding present है, so because of that there would be partial positive and partial negative charge on the ends of the water molecule, जो कि उसको बनाएंगे polar solvent. We know that there is always attraction between positive and negative charge. तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होती है, सो इट मीन्स दैट उस अट्रैक्शन की वजह से चीज़ें डिसॉल्व हो सकती हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि आयनिक और पोलर सब्सटेंसेस वो सॉल्युबल होंगे सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। दूसरी कंडीशन देखते हैं, आयनिक सॉलिड्स एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर। अब हमने बात की पोलर सॉल्वेंट्स की, और पोलर सॉल्वेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पोलर सॉल्वेंट है वाटर। सो वो वाटर में सॉल्युबल होंगे। अगर हम एग्जांपल्स लें आयनिक सॉल्ट्स की, सो वी हैव KCl which stands for potassium chloride, Na2CO3 which is sodium carbonate, CuSO4 which is copper sulfate, sugar and alcohol. So they all are soluble in water. अब देखते हैं कि अगर हमारे पास नॉन पोलर सब्सटेंसेस हों तो उनका क्या होगा। सो नॉन पोलर सब्सटेंसेस दे आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, और रीजन बहुत ही सिंपल है, नॉन पोलर सब्सटेंसेस के पास कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। एंड इफ देयर इज नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन नॉन पोलर सब्सटेंस, बट वाटर इज हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, सो वाटर के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए कोई भी अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन प्रेजेंट नहीं होगी। So that particular thing is not going to get dissolved in the polar solvent like water. तो यहाँ पे हमारी वो statement confirm होती है that like dissolves like. Polar will be dissolved in polar solvent. If there is a polar solute, it would be dissolved in polar solvent. Like की जगह आएगा polar और दूसरे like की जगह भी आएगा polar. So polar solutes dissolve in polar solvents. और like will never dissolve in unlike. जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्टेटमेंट में that non-polar substances they are not soluble in polar solvents. अगर कोई चीज़ नॉन पोलर है तो वो पोलर के अंदर सॉल्युबल नहीं हो सकती। और अगर बात करें नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स की, तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते बल्कि किसी दूसरी तरह के सॉल्वेंट्स के अंदर ज़रूर सॉल्युबल हो सकते हैं। और दूसरी तरह के सॉल्वेंट्स जो कि नॉन पोलर कोवेलेंट सॉल्वेंट्स होंगे, दे आर
ether. Ether is the best example. और ether के अलावा we have benzene, petrol. These are non-polar covalent solvents. अब याद करें हमारी वही phrase which is like dissolves like. So non-polar covalent compounds or substances, they would be dissolved in non-polar solvents. So पहले पॉइंट में हमने देखा कि polar solids या फिर polar compounds, they are dissolved in polar solvents. And now we can conclude that the non-polar compounds, they are soluble in non-polar solvents. And examples for polar and non-polar you will never forget. अब चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ which is related to the principle of solubility, and this point is non-polar covalent substances, they are soluble in non-polar solvents which are mostly organic solvents. और यहाँ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बहुत सी एग्जाम्पल्स गिवन हैं जो कि आपको याद करनी है, क्योंकि किसी भी एग्जाम्पल को MCQ का पार्ट बना के पूछा जा सकता है. सो द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स: ग्रीस, पेंट, नेफ्थलीन, दे आर सॉल्युबल इन ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड. अब चलते हैं हमारे दूसरे फैक्टर की तरफ which will affect solubility highly, and this factor is solute solvent interaction. Let me give you a quick recap. Solute and solvent both are the components of a solution. Solute is present in less amount and solvent is present in greater amount. So चलिए देखते हैं कि आखिर इनकी ये इंटरेक्शन कैसे हो सकती है. Solute solvent interaction, it could be explained in the term of creation of attractive forces. हम जानते हैं कि कोई भी बॉन्ड भी तब बनता है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस आर गोइंग टू ओवरकम रिपल्सिव फोर्सेस. अट्रैक्टिव फोर्सेस जब रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा हो जाएंगी तब ही बॉन्ड बनेगा. और इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, मैंने आपके सामने अभी एक टर्म बोली है, डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन इज बेसिकली एबिलिटी ऑफ समथिंग टू गेट डिसॉल्व इनटू अनदर थिंग. मतलब किसी चीज का दूसरे में हल हो जाना, इसको डिसोल्यूशन कहा जाता है. डिसोल्यूशन एक साइंटिफिक टर्म है एंड आई वुड लाइक यू टू यूज दिस टर्म टू एक्सप्लेन योर आंसर. सो जब भी हम बात करेंगे कि एक सोल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो रहा है या हल हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो डिसॉल्व हो रहा है और उस प्रोसेस को हम कहेंगे डिसोल्यूशन. सो वी कैन एक्सप्लेन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इन द टर्म ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस. अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो कौन कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं. सो ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है. जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो कुछ इवेंट्स अकर होते हैं. सबसे पहले तो सोल्यूट और सोल्यूट, उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा. जी हाँ, और उन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस को हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग फोर्सेज आर प्रेजेंट बिटवीन सोल्यूट एंड सोल्यूट पार्टिकल्स. इसी तरह जो हमारा दूसरा सब्सटेंस है विच इज सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के अंदर भी एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो सकती है और या फिर वो कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी हो सकता है, और वो भी होगी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स. यानी कि जब हम दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं तो ऑलरेडी देयर आर प्रेजेंट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. अब डिसोल्यूशन तभी पॉसिबल है जब सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई ऐसी फोर्स आए जो इन दोनों की आपस की फोर्सेस को ओवरकम करे, यानी कि उससे ज्यादा हो. सो जो इवेंट्स आएंगे इन द डिसोल्यूशन प्रोसेस उनको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट स्टेप इज द सोल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. हम जानते हैं कि जब भी हम सोल्यूट को एज अ सॉलिड फॉर्म या फिर एज अ लिक्विड फॉर्म लेते हैं तो उसके पार्टिकल्स के बीच में होती है अट्रैक्शन. सो फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि सोल्यूट के पार्टिकल्स की आपस की वो इंटरेक्शन थोड़ी कम हो और वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाए. सेपरेट होंगे तभी तो किसी दूसरी चीज में डिसॉल्व होंगे. अब फर्ज करें सोल्यूट सेपरेट हो भी गया तो आखिर उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना है, तो सॉल्वेंट के बीच में कुछ थोड़ी सी जगह होनी चाहिए टू इनकॉर्पोरेट दोज सोल्यूट पार्टिकल्स. सो द सेकेंड इवेंट दैट मस्ट अकर इन डिसोल्यूशन इज द सॉल्वेंट पार्टिकल्स must separate to provide space for the solute particles. I know this is something different and this is something difficult to learn word to word, but I don't want you to learn it word to word. आपको सिर्फ करना है build अपना concept. That's it. First step में the solute particles must be separated और second step में solvent particles must be separated. And why there is a need to separate solvent particles?
so that they will have space between them to incorporate the particles of solute in it. अब चलिए, हुआ ये कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी अलग अलग हो गए और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी अलग अलग हो गए। तो अब तीसरा इवेंट क्या होगा? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स दे मस्ट अट्रैक्ट। अब ऐसा नहीं कि उनमें कोई रिपल्शन हो, उनमें अट्रैक्शन होनी चाहिए, तभी तो एक दूसरे में इनकॉर्पोरेट होंगे, अदरवाइज वो तो बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। आपको बीकर के एक कॉर्नर पे सॉल्यूट नजर आएगा और दूसरे पे सॉल्वेंट नजर आएगा। हो सकता है कि सारे का सारा सॉल्यूट उस बीकर के पेंदे पे बैठ जाए एंड द बॉटम ऑफ द बीकर सेटल कर जाए और जो लिक्विड है वो रह जाए सारा का सारा ऊपर। दिस इज व्हाट यू डोंट वांट। आपको चाहिए डिसोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अच्छी तरह मिक्सड अप हो। सो उसके लिए हमारा ये तीसरा इवेंट होना बहुत जरूरी है। एंड व्हाट इज दिस इवेंट? दैट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स दे मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्स अप। यानी कि जो सॉल्वेंट के बीच में जगह बनी थी ना, सॉल्यूट पार्टिकल्स को जाना है उस जगह में और वहां पे इनकॉर्पोरेट होना है इस सिचुएशन में कि वो आसानी से वहां से अलग ना हो सके। उसके लिए आपको कोई हाई फोर्स यूज करनी पड़े, तभी तो सोल्यूशन बनेगा। सो ये तो हुई बात कि अगर हमें एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराना है तो बेसिकली स्टेप्स क्या रिक्वायर्ड हैं। अब देखते हैं कि ये जो फॉर्मेशन है सॉल्यूशन की, ये डिपेंड किस चीज पे करती है? ये डिपेंड करती है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस पे। और जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस हो सकती हैं बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट। यस, अब जनरली सॉल्यूट होते हैं सॉलिड, और अगर मैं आपको याद कराऊं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो सॉल्यूट होते हैं वो होते हैं आयनिक सॉलिड्स। बेस्ट एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट जिसे हम नमक कहते हैं, ये है NaCl और ये है एक आयोनिक कंपाउंड, तो इसको हम कहेंगे ना आयनिक सॉलिड। इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड, ये भी है एक आयनिक कंपाउंड, तो ये भी होगा एक आयनिक सॉलिड। We know that in ionic compounds there is a regular arrangement of particles. उसको हम क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं। अब उस रेगुलर अरेंजमेंट में से पार्टिकल्स को अलग करना कोई इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि उस रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, एंड वी नो दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दे आर हेल्ड टुगेदर विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब होगा क्या, अगर किसी तरह यू वुड बी एबल टू ओवरकम दैट फोर्स, तभी वो सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। अब अगर आप एक ऐसा सॉल्वेंट यूज करें जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ही नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आप उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम कर सकते हैं? सो यहां तो अप्लाई होता है हमारा पहला ही फैक्टर, यानी कि लाइक डिसॉल्व करेगा लाइक को। तो जब भी आप किसी आयनिक सॉलिड को डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप उसके लिए कभी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट तो चूज ही नहीं कर सकते। यू आर ऑलवेज गोइंग टू चूज अ पोलर सॉल्वेंट। तो चलिए फर्ज कर लेते हैं कि हमें नमक को डिसॉल्व करना है और हमने उसके लिए चूज किया है पोलर सॉल्वेंट विच इज वाटर। तो अब समझते हैं ये पूरे डिसोल्यूशन के प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। नाउ इफ द फोर्सेस बिटवीन द सोल्यूट पार्टिकल्स दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ, तो होगा क्या, सोल्यूट सॉल्वेंट की जो फोर्सेस हैं उनको उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। नाउ इफ द सोल्यूट फोर्सेस दे आर stronger than the solute solvent interaction, so will there be dissolution? No, the solute is going to remain insoluble in the solution. मतलब कोई भी solution नहीं बनेगा, आपके पास वैसे का वैसा ही सारा लिक्विड पड़ा रहेगा और उसमें जो आपने सॉलिड सोल्यूट ऐड किया था वो उसके बॉटम पे सेटल हो जाएगा। ये तो है एक कंडीशन जिसमें आप फोर्सेस को ओवरकम नहीं कर सकते। अगर आप किसी तरह फोर्सेस को ओवरकम करें, then you can make a solution. Now you can clearly see in this figure. This figure is very important in solute-solvent interaction, and this shows the dissolution process in detail. And this shows that in this process of dissolution, interaction of solvent molecules within the solute ions. अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो you will see that सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल आपने डाला है पानी के अंदर, एंड वी नो दैट इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल दो तरह के आइंस बनेंगे, सोडियम आइंस विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस और क्लोराइड आइंस विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड आइंस। अब अगर आप पानी के स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो यू विल सी देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस।
partial positive charges on hydrogen and partial negative charges on oxygen. अब यहां पे थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी नजर आ रही है। हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है सोडियम क्लोराइड के पास और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वाटर के पास, यानी कि यहां पे इंटरेक्शन हो सकती है, यहां पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करने वाले हैं। अब होगा क्या, रिमेंबर दोज इवेंट्स। फर्स्ट स्टेप में तो होगा सेम, सोडियम क्लोराइड के आयंस अलग अलग हो जाएंगे और जो वाटर का हाइड्रोजन है इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट क्लोरीन। तो क्लोरीन आयन के इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से अपने आप को अरेंज करेंगे कि उनके जो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट हैं यानी कि हाइड्रोजन वाले पार्ट, दे वुड बी फेसिंग टुवर्ड्स क्लोरीन, यानी कि वो करेंगे क्लोरीन को सराउंड। सो वी कैन से दैट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दे फर्स्ट पुल अपार्ट द सॉल्यूट आयंस एंड देन सराउंड देम। पहले तो अपने पूरी ताकत लगा के अपने पूरे चार्जेस को यूज करते हुए उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को करेंगे ओवरकम और उन्हें करेंगे पुल अपार्ट यानी कि अलग अलग। एंड देन द सॉल्यूट आयंस दे आर सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यू कैन सी दैट द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिवली चार्ज्ड आयन they are surrounded by water molecules. These blue colored balls, they are going to show you the water molecule, and you can see that each ion is surrounded by a water molecule. In this way the solute dissolves and forms solution. आप देख सकते हैं कि जो solute का particle है पॉजिटिव और नेगेटिव उसके इर्द गिर्द पानी है। इसी तरह जब आप एक ग्लास में नमक को हल करके देखते हैं तो आपको नमक प्रॉपरली दिखाई नहीं देता, हाँ कहीं कहीं एक सॉल्ट का पार्टिकल सस्पेंडेड दिखाई दे सकता है पानी में, जो आपको इस चीज की कंफर्मेशन देगा कि यस फाइनली योर सोल्यूट इज सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट एंड इट इज प्रॉपरली मिक्स्ड अप इन द सॉल्वेंट, और हम कह सकते हैं कि इट इज प्रॉपरली डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। अब यहां पे हमने देखी है एग्जाम्पल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, और इस एग्जाम्पल को आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं और इसके लिए आप बुक की वर्डिंग भी पिक कर सकते हैं, मगर मेक श्योर करना है कि आप इसके लिए कॉन्सेप्ट को एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिलाएंगे। और हम जानते हैं कि क्रिस्टल लैटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड में सोडियम पॉजिटिवली चार्ज और क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज होता है और इनकी ओरिएंटेशन होती है हमेशा अकॉर्डिंग टू दी पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस ऑफ वाटर की वजह से। सो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस की है सॉलिबिलिटी, हमने देखा कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सॉलिबिलिटी और साथ ही साथ हमने स्टार्ट किए हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी। एंड इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड टू फैक्टर्स, वन वाज द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिबिलिटी एंड सेकंड वाज सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, जिसे हमने समझा है विद द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड इनटू वाटर। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।